नमस्कार, मैं केसी बैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं अपने वो है थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड ME 303 और टॉपिक है रेडिएशन। अब आते हैं हम रेडिएशंस किसको कहते हैं। तो रेडिएशन की डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें सबसे इजीएस्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज इमिटेड एज पार्टिकल और वेव्स, यानी एनर्जी किसकी फॉर्म में इमिटेड होती है, पार्टिकल या वेव्स की फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है, उसको अपन रेडिएशन कहते हैं। फर्स्ट सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद और थोड़ा सा ब्रॉड में देखा जाए तो कहते हैं कि द कंप्लीट प्रोसेस इन विच एनर्जी इज इमिटेड बाई वन बॉडी ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम और स्पेस एंड एब्जॉर्ब बाई अनदर बॉडी, इसको भी अपन क्या कहेंगे, रेडिएशंस कहेंगे। तीसरी डेफिनेशन और भी ब्रॉड है इससे, वो है कि रेडिएशन इज द इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए वेव और पार्टिकल्स थ्रू ए स्पेस और थ्रू ए मटेरियल मीडियम, यानी आपके पास में एनर्जी का इमिशन हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है किसके थ्रू, आइदर द वेव्स के थ्रू या पार्टिकल्स के थ्रू, किसमें, स्पेस में या मटेरियल मीडियम में, तो वो क्या सारे क्या कहलाएंगे, वेव्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि वेव्स की जब आप बात करते हैं तो वेव्स में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव जो है, विजिबल लाइट्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्सरे रेज हैं, गामा रेज हैं, ये सारे के सारे वेव्स हैं, लेकिन ये क्या है, रेडिएशन से हैं सारे के सारे। इसी तरह से पार्टिकल की बात करते हैं तो आपके पास में जैसे अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे एज ए पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। इस वजह से इनको किसकी कैटेगरी में डाला गया है, इनको अपन रेडिएशन कह सकते हैं, ये रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं। इस वजह से पार्टिकल के साथ साथ रेडिएशन भी आते हैं। तो जो वेव्स हैं वो भी वेव्स के साथ साथ रेडिएशन में आती हैं, और जो पार्टिकल हैं वो भी आपके पास में पार्टिकल के साथ साथ रेडिएशन में आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेडिएशन कहलाएंगे। अब आते हैं हम अपने किसी बॉडी की पहचान करने के लिए कि जो बॉडी है वो रेडिएशंस के साथ किस तरह का बिहेव करती है, क्या मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि किसी बॉडी पर अपन रेडिएशंस इंसिडेंट करते हैं और वो रेडिएशंस में भी ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के द्वारा। अब उनकी कि उसकी ट्रांसमिटेबिलिटी कितनी है, कितना ट्रांसपेरेंट बॉडी है, कितना वो रेडिएशन से ट्रांसमिट करती है या कितने वो रिफ्लेक्ट करती है और ये कितना एब्जॉर्ब करती है, उसके आधार पर अपने बॉडी को डिसाइड करते हैं, उस बॉडी का मटेरियल डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं कि जो रेशियो है इसका, कि यदि अपने किसी बॉडी का ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना है, वो कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करती है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसमिटेड करती है उसको यदि अपन पास में जो इंसिडेंट रेडिएशंस आ रहे हैं उनकी एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट दे देता है। यदि वो बॉडी परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है उस कंडीशन में उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, और उसका एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी बॉडी जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होगी वो आपके पास में उसको बॉडी का ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर दिखाई जाती है, तो एयर क्या है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बॉडी है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो उसकी जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो 1 के बराबर होता है। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का पता कैसे लगते हैं कि यदि अपने किसी बॉडी पर नॉर्मल जहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं वहाँ पर यदि अपन नॉर्मल डालें और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेडिएशन जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन उनका यदि एंगल सेम है तो वो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन यदि आपके पास में नॉर्मल यदि इंसिडेंट जो एंगल है रेडिएशन का वो यदि जो आपके पास में रिफ्लेक्टिंग एंगल डिफरेंट है तो उस कंडीशन में वो इस तरह के जो रिफ्लेक्शन है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। लेकिन यदि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया जाए तो अपन क्या करते हैं कि जो रेशियो है कि इसका जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड होती है उसका यदि अपने पास में इंसिडेंट एनर्जी के साथ जो रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। यानी रिफ्लेक्शन किसका हुआ कि एनर्जी रिफ्लेक्टेड के साथ एनर्जी इंसिडेंट का जो रेशियो फाइंड आउट करते हैं वो इसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। यदि वो बॉडी कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन है तो उस कंडीशन में उसका जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 के बराबर होगा।
उस कंडीशन में उसके एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट है या आपके पास में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड जो ऑप्शन है कि यदि अपने इंसिडेंट बॉडी पर डाले और वो बॉडी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करती है या उसका कुछ न कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करती है, तो उसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है कि वो कितना एब्जॉर्ब करती है उसको एब्जॉर्ब कोएफिशिएंट से डिसाइड किया जाता है। तो एब्जॉर्ब कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो बॉडी पर आपके पास में रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, जो एनर्जी इंसिडेंट्स होती है, उनका कंपैरिजन किया जाता है कि वो बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है, कितने रेडिएशंस जो हैं उनकी रेडिएशंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो यदि अपन जो एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी उसको यदि इंसिडेंट एनर्जी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो जो कोएफिशिएंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। यदि वो बॉडी परफेक्टली है, एब्जॉर्बिंग बॉडी है, तो उस कंडीशन में उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यदि कोई भी परफेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब बॉडी नहीं होती है, सो एनर्जी रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब टू इंसिडेंट का जो है कोएफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, आपका एब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इसके आधार पर यदि कोई बॉडी पार्शियली ट्रांसमिट करती है, पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है और पार्शियली एब्जॉर्ब करती है, तो उसका टोटल जो कोएफिशिएंट तीनों को मिलाकर वो 1 के बराबर होता है। यानी आपके पास में टोटल कोएफिशिएंट होंगे कौन कौन से, रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट, एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट और ट्रांसमिटिंग कोएफिशिएंट जो है वो तीनों के तीनों क्या होंगे आपके पास में, यदि तीनों का सम कर दिया जाए तो किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। अब यदि वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी है तो उसके लिए जो एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट है 1 होगा। यदि वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी है तो उसके लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 होगा। यदि वो परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी है तो उस कंडीशन में उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अदर कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, उसके 0 हो जाएंगे। जैसे पहले अपने पढ़ा था कि किसी मटेरियल पर यदि रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो वो रेडिएशन को चाहे आइदर ट्रांसमिट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या ट्रांसमिट कैपेसिटी या रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी के आधार पर उस बॉडी को डिसाइड किया जाता है। तो इनके आधार पर अपन बॉडी को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में आती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेडिएशंस इंसिडेंट कर रहे हैं उनकी टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशंस हों। सो ऐसी बॉडी जो इंसिडेंट रेडिएशंस की टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। सो ब्लैक बॉडी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि यदि वो टोटल परफेक्ट एब्जॉर्बिंग बॉडी है तो परफेक्ट इमिटर भी है, यानी वो जो एब्जॉर्ब करती है तो परफेक्ट इमिट भी करती है। दूसरा इसका मतलब ये है कि उसका जो एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट है वो 1 के बराबर होगा। ये बॉडी नॉन रिफ्लेक्टिव बॉडी होती है कि किसी तरह के रेडिएशन का रिफ्लेक्शन नहीं करती है, इस वजह से इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगेन ये बॉडी किस तरह से रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करती है, इसका मतलब इसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। अब इमिट करती है तो इमिट में क्या नेचर है, उनके रेडिएशंस के इमिटर की नेचर क्या है। तो ये जनरली क्या करती है कि जो रेडिएशन इमिट करती है वो डिफ्यूज्ड होते हैं, यानी ऑल डायरेक्शन में होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बॉडी इमिट नहीं करती है। सो ऐसी बॉडी है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हो गए, परफेक्ट इमिटर होगी, नॉन रिफ्लेक्टिव होगी, नॉन ट्रांसमिटिंग होगी और आपके पास में परफेक्ट इमिटर है। तो कैसा है, इमिटर कैसे है, उसके डिफ्यूज इमिटर है, यानी वो डिफ्यूज इमिटर की तरह काम करती है, यानी उसके जो वो रेडिएशन इमिट होंगे वो ऑल डायरेक्शन में होंगे। दूसरी बॉडी जो आती है वाइट बॉडी आती है। वाइट बॉडी वो बॉडी कहलाती है कि जिस पे जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो टोटल सारे के सारे रेडिएशंस रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं उस बॉडी के थ्रू, यानी उसका जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सो ऐसी बॉडी ना तो एब्जॉर्ब करती है और ना ही रेडिएशंस का ट्रांसमिट करती है, और टोटल क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। तो वो बॉडी क्या कहलाती है आपके पास में, वाइट बॉडी कहलाती है। ऐसी जो तीसरी जो कैटेगरी बॉडी की है वो है ग्रे बॉडीज। ग्रे बॉडीज वो बॉडीज कहलाती हैं कि जिनकी जो रेडिएशन एब्जॉर्बिविटी है वो वेरी नहीं करती है, ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना ही वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी उसका जो एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट है आपके पास में हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, चाहे उस पर किसी भी तरह के डिफरेंट तरह के जो रेडिएशंस हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन वो डाले जाएँ, उसकी एब्जॉर्बिविटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वो बॉडी क्या कहलाती है, ग्रे बॉडी कहलाती है।
चौथी जो बॉडी आती है इसी कैटेगरी में, वो बॉडी कहलाती है ओपिक बॉडी कहलाती है। ओपिक बॉडी वो कहलाती है कि जो बॉडी किसी भी तरह के रेडिएशंस को जो उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं ट्रांसमिट नहीं करती है, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनका कोई किसी तरह का ट्रांसमिशन वो बॉडी नहीं करती है, वो बॉडी क्या कहलाती है, ओपिक बॉडी कहलाती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली ब्लैक बॉडी, दूसरी वाइट बॉडी, तीसरी ग्रे बॉडी और चौथी है ओपिक बॉडी। अब आते हैं अपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो कर्व है जो रेडिएशंस की एनर्जी का वेवलेंथ के साथ वेरिएशन शो करता है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि रेडिएशंस की एनर्जी वेवलेंथ के साथ वेरिएशन देखा जाए तो अपन ये देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक मिनिमम वेवलेंथ है जिस पर उस रेडिएशंस की एनर्जी 0 होती है, लेकिन इससे आगे जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते चले जाते हैं उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे जैसे आप फर्दर वेवलेंथ इंक्रीज करते चले जाते हैं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक मिनिमम वेवलेंथ चाहिए जिस पर ये रेडिएशंस एनर्जी रेडिएट करते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हो एनर्जी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अपन ये देखते हैं कि एनर्जी वेवलेंथ के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक इंक्रीज होती है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो पहली बात है कि ये नॉन यूनिफॉर्म कर्व है, वेवलेंथ के साथ में यूनिफॉर्म कर्व नहीं है कि जैसे जैसे कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप वेवलेंथ बढ़ाते चले जा रहे हैं एनर्जी इसकी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात ये देखते हैं कि जैसे यदि आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देते हैं तो अगेन एनर्जी की जो मिनिमम वेवलेंथ है जिस पर एनर्जी रेडिएट हो रही थी वो अगेन कम हो जाती है, यानी वो उससे कम वेवलेंथ पर भी एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है। और लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इसको टेम्परेचर को बढ़ा देते चले जाते हैं अगेन जो मैक्सिमम एनर्जी की कंडीशन है, यानी जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है वो पहले की तुलना में वो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अगेन आपके पास में एनर्जी वो है कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते चले जाते हैं। फर्दर ये देखिए कि जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि जिस पर एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है यानी एनर्जी रेडिएट करना शुरू हो जाता है वो वेवलेंथ कम होती चली जाती है। पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एनर्जी इस मिनिमम वी वेवलेंथ चाहिए थी एनर्जी जनरेट होने के लिए, उसके बाद अब उससे कम पर ही आपके पास में रेडिएशंस एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है, रेडिएशन एनर्जी शुरू हो जाती है। और अगेन ये आपके पास में जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते चले जाते हैं इंक्रीज होते चली जाती है, और लेकिन मैक्सिमम एनर्जी जिस पर जनरेट होती है वो वेवलेंथ पहले की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके पास में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिस पर उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वो जो वेवलेंथ है जिस पर एनर्जी मैक्सिमम है वो पहले की तुलना में आपकी कम हो जाएगी। अगेन आप यहाँ देखते हैं कि ये जो एनर्जी कर्व है इस कर्व के अंडर का जो एरिया है ये जो मेरी कैलकुलेट करता हूँ ये जो एरिया वो उस रेडिएशंस की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड देगा, यानी ये जो कर्व है टोटल एनर्जी यानी उस रेडिएशंस की टोटल एनर्जी किस में देगा कि आपके पास में पर यूनिट एरिया एंड पर सेकंड में देगा, यानी पावर आपके पास में पर यूनिट एरिया की ये पावर दे देगा, टोटल पावर जो रेडिएशंस इमिट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये है आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई थी वो प्लांक्स ने दी गई थी, जिसको आगे अपन देखेंगे। अब आते हैं अपने प्लांक्स रेडिएशन लॉ। 1900 में जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने जो रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन दिया था एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, जिसको कहते हैं अपन प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशंस। उस प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन में उन्होंने जो एनर्जी का रेडिएशंस की एनर्जी वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी होती है, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होती है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिया था, जिसमें आप टेम्परेचर और वेवलेंथ को चेंज करके उसकी टोटल एनर्जी है या रेडिएशंस की जो एनर्जी है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एजम्पशंस मांगे थे। उन्होंने ये माना था कि जो रेडिएशंस का सोर्स एटम में जो होता है वो उसका ऑसिलेशन होता है, यानी जो एटम्स ऑसिलेट करता है उसके कारण ही रेडिएशंस
इमिट होते हैं। दूसरी उन्होंने कहा था कि जो रेडिएशंस के ऑसिलेशन की जो एनर्जी है वो सीरीज के डिस्क्रीट वैल्यूज में रहती है, यानी 1 2 3 4 में रहती है, ना कि फ्रैक्शन फॉर्म में रहती है। तीसरा एक्सप्लेन उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई भी एटम्स आपके पास में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करता है या चेंज करता है, तो उस कंडीशन में उसकी चेंज जो एनर्जी चेंज होगी वो एच न्यू के बराबर होगी। यानी कि आपके पास में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एच न्यू के बराबर होगा, जहाँ एच प्लांक है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जिस स्टेट में जो वाइब्रेशन कर रहा है उसकी वो फ्रीक्वेंसी है। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया है कि उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी टोटल एनर्जी जहाँ से आपके पास में वेव लेंथ लैम्डा से डेल्टा लैम्डा तक चेंज होती है, और उस चेंज के साथ में उसकी टोटल एनर्जी यानी उसकी एनर्जी क्या वेरी हो रही है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, जिसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्लांक्स लॉ बोलते हैं। और वो प्लांक्स लॉ आपके पास में यहाँ एक्सप्रेस किया हुआ है, दिस इक्वल टू प्लांक लॉ कि ई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई एच सी डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 5 ई एच सी अपॉन लैम्डा के टी। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और डेल्टा लैम्डा इन ए स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ है कि यदि अपने पास में स्मॉल वेवलेंथ में चेंज किया जाए तो एनर्जी क्या होगी उसके लैम्डा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ओरिजिनल वेवलेंथ है। उसके साथ साथ यहाँ देखिए इसमें टेम्परेचर भी है, यानी इसका मतलब है कि टेम्परेचर के साथ क्या वेरी होगी। तो पहली कंडीशन में अपन टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, डेल्टा लैम्डा को वेरी करते हैं तब एनर्जी देखते हैं, अगेन उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं और अगेन उसकी वेवलेंथ चेंज वेरी करते हैं। तो इस तरह से जो आपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया देखा था उसमें दो चीज़ों का वेरिएशन, पहला अपने पास टेम्परेचर कांस्टेंट रखा डेल्टा लैम्डा के साथ यानी वेवलेंथ के साथ वेरिएशन एनर्जी देखी थी, उसके बाद अगेन आपने टेम्परेचर को चेंज किया और डेल्टा लैम्डा के साथ यानी वेवलेंथ के साथ वेरिएशन देखा था एनर्जी का। इस तरह से ये जो है प्लांक्स ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपके पास में रेडिएशंस की एनर्जी कैसे वेरी होती है टेम्परेचर के साथ और वेवलेंथ के साथ। जैसा कि प्लांक ने जो वो रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करके एक्सप्लेन किया था, उसी तरह से वीन्स ने जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो मैक्सिमम एनर्जी की कंडीशन है उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया है कि जो भी आपके पास में प्लांक्स लॉ था जिसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी उसको फॉर मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए लैम्डा के, और उन्होंने एक फाइंड आउट किया कि लैम्डा और टी में क्या रिलेशन होता है, और वो जो रिलेशन है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट लॉ के आधार पर उन्होंने कहा था कि यदि लैम्डा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम एनर्जी की कंडीशन में जो उसकी वेवलेंथ और उसके टेम्परेचर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक कांस्टेंट रहता है, यानी गिवन टेम्परेचर और उस टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेवलेंथ जो है मैक्सिमम एनर्जी कंडीशन की वेवलेंथ है उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट कहलाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो वो गिवन है आपके पास में लैम्डा मैक्सिमम इंटू मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये लॉ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को कहते हैं कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है, यानी एक टेम्परेचर हायर है उससे हाई है उसके बाद उससे हायर टेम्परेचर लेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है उससे कम हो जाती है। अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करते हो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू अगेन डिक्रीज होती चली जाती है, तो शिफ्ट होती है टुवर्ड ए जीरो की साइड में जहाँ आपके पास में रिड्यूसिंग लेंथ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस वजह से इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अब आते हैं अपन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है कि ये जो लॉ है वो किसी ब्लैक बॉडी की जो है उसकी जो टोटल पावर इमिटेड है पर यूनिट एरिया उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कहा था कि किसी भी ब्लैक बॉडी की जो इमिशन पावर पर यूनिट एरिया है कि वो कितनी पावर इमिट कर रही है पर यूनिट एरिया में, वो उसके जो प्रोपोर्शनल टू होती है 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके पावर 4th लगा दिया जाए उसके प्रोपोर्शनल में उसकी जो इमिसिव पावर है पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। ये उसकी टोटल पावर कहलाती है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो प्लांक्स लॉ था जिन्होंने जो कर्व है
रेडिएशन एनर्जी कर्व जो है वो प्लांक्स लॉ से एक्सप्लेन किया गया था। तो उसी प्लांक लॉ को उन्होंने क्या किया कि टोटल उसकी इमिसिव पावर फाइंड आउट करने के लिए उसी को इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट वैल्यू के लिए, किसकी, लैम्डा की वैल्यू के लिए। और उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया जो रिलेशन कहलाता है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कॉस्ट। और उस रिलेशन में उन्होंने ये रिलेशन फाइंड आउट किया, ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रिलेशन है ई लैम्डा इक्वल टू रो टी की पावर 4, ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। यहाँ से देखिए इसमें रो एक वैल्यू है जो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। और ये टोटली जो, यदि इसको कांस्टेंट को मैं इसके साथ कर देता हूँ तो यहाँ से अपन देखेंगे कि टोटली इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया है किसी भी ब्लैक बॉडी की, वो उसके जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके 4th की पावर के प्रोपोर्शनल में होती है। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। अब अपन इमिसिव पावर देखते हैं। तो इमिसिव पावर किसको कहते हैं? तो ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर की बात करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर वो टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है जो पर यूनिट एरिया द्वारा पर यूनिट टाइम में इमिट की जा रही है, किसके लिए, फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स के लिए। कि ये अमाउंट जो एनर्जी है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो है वो इमिसिव पावर कहलाती है। रेडियोसिटी की बात करते हैं तो रेडियोसिटी इज द रेडिएंट फ्लक्स लिविंग ए सरफेस पर यूनिट एरिया, कि चाहे वो ट्रांसमिट कर रहा है, चाहे रिफ्लेक्ट कर रहा है, चाहे वो इमिट कर रहा है, वो उसकी रेडियोसिटी कहलाती है। कि यानी पर यूनिट एरिया में जो फ्लक्स लिविंग हो रहा है वो उसकी रेडियोसिटी कहलाती है। दूसरी बात अपन करते हैं स्पेक्ट्रल रेडियोसिटी की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रल रेडियोसिटी इज द रेडियोसिटी ऑफ ए सरफेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी और ए वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्पेक्ट्रम इज टेकन एज ए फंक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी है और या वेवलेंथ है। उसके आधार पर जो स्पेक्ट्रल रेडियोसिटी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर या उसकी जो वेवलेंथ है उसके आधार पर कहलाती है। अब आते हैं अपने सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर को जनरली ज्योमेट्रिक फैक्टर या व्यू फैक्टर भी बोलते हैं, कहा जाता है इसको। ये वहाँ कंसिडर होता है कि जहाँ आपके पास में दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट ओरिएंटेशन पर रखी हुई हैं और उनके बीच में रेडिएशंस हैं। यानी एक बॉडी रेडिएशंस में हीट इमिट कर रही है तो दूसरी एब्जॉर्ब कर रही है, और उसी तरह से दूसरी इमिट कर रही है तो फर्स्ट एब्जॉर्ब कर रही है। यानी कि दो बॉडियों के बीच में रेडिएशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों की बॉडियाँ डिफरेंट ओरिएंटेशन में हैं, डिफरेंट शेप है उनकी, तो वहाँ अपन सेफ फैक्टर को कंसिडर करके चलते हैं। अब सेफ फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, जो मेन प्रॉपर्टी है सेफ फैक्टर की ये जो है सेफ फैक्टर है प्योरली फंक्शन है किसका, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर में सबसे मेन पैरामीटर जो आता है इसका एरिया आता है। दूसरी बात करते हैं कि जहाँ यदि दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ के बीच में सेफ फैक्टर को बाहर लेके चलते हैं तो यदि उनके एरिया और सेफ फैक्टर में एक रिलेशन होता है कि फर्स्ट बॉडी का एरिया उसका सेफ फैक्टर इक्वल टू ए सेकंड बॉडी का एरिया और उसका सेफ फैक्टर बराबर होते हैं। यानी फर्स्ट बॉडी उसका सेफ फैक्टर मल्टीप्लाई, दूसरी बॉडी उसका सेफ फैक्टर मल्टीप्लाई, तो दोनों बराबर होते हैं। ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड रिलेशन है जो जनरली इस प्रॉपर्टी को यूज करके आपके पास में एक दूसरे के सेफ फैक्टर कैलकुलेट किए जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता है कि यदि कोई आपके पास में कॉन्वेक्स सरफेस है या फ्लैट सरफेस है और वो किसी बॉडी के द्वारा इनक्लोज की हुई है, उसके अंदर है, उस कंडीशन में इस बॉडी का हमेशा सेफ फैक्टर जो फ्लैट और कॉन्वेक्स सरफेस बॉडी है उसका जो सेफ फैक्टर वो हमेशा यूनिटी रहेगा। यानी उसका एक सेफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, एक। चौथी जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि यदि कोई कॉनकेव सरफेस है, कौन सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, तो उसका हमेशा जो सेफ फैक्टर है वो यूनिटी होगा। यानी उसका सेफ फैक्टर क्या लेके चलेंगे, हम अपन हमेशा उसको एक लेके चलेंगे। इस तरह से कुछ बेसिक रूल्स या बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनको अपन ध्यान में रखते हुए कि उसका सेफ फैक्टर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।